मुश्किलें भी अब बढ़ती जा रही हैं। आपने नेशनल हेराल्ड केस के बारे में तो सुना ही होगा। यह बड़ा पुराना केस है। नेशनल हेराल्ड केस में अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 अक्टूबर 2025 को दर्ज हुई इस एफआईआर में। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, ये एफआईआर असल में 3 अक्टूबर को दर्ज हो गई थी, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। अब जाकर पता चला है कि 3 अक्टूबर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये एफआईआर बहुत गंभीर है। तो उस एफआईआर की कॉपी आज मैं लेकर आया हूं। ये कॉपी है। तो इस एफआईआर में सबसे ऊपर सोनिया गांधी का नाम है, फिर राहुल गांधी का नाम है, फिर श्री सुमन दुबे का नाम है, सैम पित्रोदा का नाम है, यंग इंडियन नाम की कंपनी का नाम है, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का नाम है, फिर श्री सुनील भंडारी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी जिसको हम AJL कहते हैं, उसका नाम है। भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत यह केस दर्ज किया गया है और धाराएं देखिए कौन सी लगी हैं, आपको समझा देते हैं। धारा 420 जिसका मतलब है धोखाधड़ी, धारा 406 मतलब आपराधिक विश्वासघात, धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग और धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र। ये धाराएं लगी हैं और जैसा मैं आपको बता रहा था, ये एफआईआर 3 अक्टूबर 2025 को जो है की गई है और इसमें ये सारे नाम हैं, धाराएं मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, इस एफआईआर में कई और नए चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो आज पूरे देश को पता चलना चाहिए। वर्ष 2017 और 18 के बीच फर्जी रेंट के जरिए यानी फर्जी किराए के जरिए AJL ने 38.9 करोड़ रुपए जुटाए हैं और जिन लोगों या संस्थाओं ने इन बिल्डिंग्स को किराए पर लिया वो असल में इन संपत्तियों पर कभी किराए पर थे ही नहीं। उन्होंने ये संपत्तियां किराए पर ली ही नहीं। ये देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बताते थे नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों से जो पैसा आ रहा है कि हमने इन्हें किराए पर दिया हुआ है, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ये संपत्तियां तो किराए पर थी ही नहीं और ना ही कोई रेंट एग्रीमेंट ऐसा जांच में मिला जिसमें ठीक से कोई रेंट एग्रीमेंट किया गया हो। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़कर भी बताता हूं। देखिए, जैसे जो जगह किराए पर ली गई, रेंट एग्रीमेंट में उस जगह का कितना एरिया है, वो कौन सी जगह है, कौन सा मंजिल है। जब आप कोई भी मकान या कोई भी जगह किराए पर लेते हैं तो आप जो एग्रीमेंट बनाते हैं उसमें सब चीज़ें लिखते हैं कि मैं इस पूरी बिल्डिंग में इतना एरिया किराए पर ले रहा हूं, उस एरिया का जो किराया होगा वो इतना होगा, प्रति वर्ग फुट रेंट कितना होगा, ये तो आप एग्रीमेंट में लिखेंगे ही। आप में से बहुत सारे लोगों ने किराए पर मकान लिया होगा, किराए पर दफ्तर लिए होंगे, किराए पर गोडाउन लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें ली होंगी। तो जब आप एग्रीमेंट करते हैं मकान मालिक के साथ तो उस एग्रीमेंट में सब लिखा होता है कि आप कितनी जगह किराए पर ले रहे हैं, उसका किराया कितना होगा, प्रति वर्ग फुट रेंट क्या होगा और कौन से फ्लोर पर आपने कौन सी जगह ली है, ये भी आप लिखते हैं। फिर आप उसमें ये भी लिखते हैं कि लीज की अवधि क्या है, लीज कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, ये सब चीजें आप लिखेंगे। लेकिन जांच में यह पता चला कि इसमें से ऐसी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट में थी ही नहीं। ईडी का दावा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कहने पर फर्जी रेंट के नाम पर AJL को पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, यानी पैसा आ रहा था फर्जी दूसरे अकाउंट से और उसे दिखा दिया गया कि यह तो किराया आ रहा है इस संपत्ति का। तो अब मैं आपको देखिए पढ़कर बताता हूं। पहले तो इसमें यह लिखा है, यंग इंडियन रिसीव्ड डोनेशंस contributions to the tune of 18.12 crore from various persons entities during the period of 2017 and 18 which are not found to be genuine। तो देखिए, ये इसमें बताया है कि ये जो यंग इंडियन नाम की कंपनी है, इसे डोनेशंस मिलते थे
और कंट्रीब्यूशंस यानी पैसा लोग जो दान में दे रहे हैं, 18 करोड़ रुपए एक साल में दान में आ गया। लेकिन अब यह पता चला है कि यह सब नकली पैसा था, दान में कुछ नहीं आया। फिर देखिए, AJL also collected bogus advance rent to the tune of 38.41 crores during the period of 2017 और 18। 2017 और 18 के बीच में जो एडवांस रेंट के रूप में 38 करोड़ रुपए AJL ने लिए। The rent received was found to be fake and as no rent agreements existed. On inquiry from concerned entities, it was found out that the money was transferred to AJL on instructions of senior Congress leaders without any actual commercial transaction. जो बड़े कांग्रेस के नेता थे वो लोगों को कहते थे कि इतना पैसा आप ट्रांसफर कर दो और अकाउंट में, और हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे जैसे ये भाड़ा आ रहा है, किराया आ रहा है। फिर इसमें लिखा है कि वर्ष 2017 से 18 के बीच, उस एक साल में, और फिर 2020 से 2021 के बीच AJL को विज्ञापन के जरिए 29.45 करोड़ रुपए की कमाई हुई। लगभग 29.5 करोड़ रुपए विज्ञापन के जरिए। इसमें से करीब 16 करोड़ रुपए तो कांग्रेस से ही जुड़े संस्थानों के जरिए आए थे और बाकी करीब 13.5 करोड़ रुपए अन्य संस्थानों से मिले। पैसा देने वाले लोगों से जब ईडी ने पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें विज्ञापन के नाम पर पैसा देने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा था। मतलब उन्हें कोई विज्ञापन से मतलब नहीं, उनसे बस इतना कहा गया कि आप इतना पैसा दे दीजिए और इसमें हम ये बताएंगे कि आपने इतने पैसे का विज्ञापन दिया। तो विज्ञापन के नाम पर, मीडिया के नाम पर, उस मीडिया में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लोगों से विज्ञापन के रूप में पैसा लिया जा रहा है और वो सारा प्रोटेक्शन मनी कागजों में दिखाया जाता है कि ये विज्ञापन के जरिए पैसा आया है। अब आप सोच लीजिए कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसने मीडिया को कितना बदनाम किया, मीडिया में आने वाले विज्ञापनों को कितना बदनाम किया, और मीडिया की एक दुकान खोलकर ये विज्ञापन के जरिए पैसा कमा रहे थे। और सब कुछ, वो दुकान भी नकली और वो विज्ञापन भी नकली, और किराया का पैसा ले रहे थे, वो किराया भी नकली। ईडी के मुताबिक जब उन्होंने पूछताछ के लिए लोगों को बुलाया, जिन लोगों ने किराए का पैसा दिया, जहां से जिनके अकाउंट से पैसा आ रहा था, जिन्होंने विज्ञापन दिए, उन लोगों को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। तो उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने तो अपने कारोबार को बचाने के लिए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर पैसा दिया है जी, कि हमें अपना कारोबार करना था, व्यापार करना था, इन सरकार से कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए थे, मदद चाहिए थी, ये हमें बचाकर रखें, उसके जरिए हमें, तो उसके लिए हमने प्रोटेक्शन मनी दिया था। अब उस प्रोटेक्शन मनी को आप विज्ञापन कह लीजिए या किराया कह लीजिए, और जो विज्ञापन दिए गए वो किसी खास बिजनेस के लिए नहीं दिए गए थे, बल्कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को अक्सर उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए विज्ञापन दिए जाते थे, उसके लिए दिए गए, शुभकामनाएं देने के लिए विज्ञापन दिए जाते थे, उसके लिए दिए गए। और वर्ष 2017 और 18 के बीच यंग इंडियन को, इस कंपनी को 18 करोड़ रुपए डोनेशन से मिले, और ईडी का कहना है कि ये डोनेशंस भी फर्जी निकले। अब देखिए, इसमें लिखा है बोगस रेंट ऑफ 38.9 करोड़, लगभग 39 करोड़ का बोगस रेंट। अब देखिए क्या कहते हैं, नन ऑफ द अबाव पर्सन और एंटिटी हैव ऑक्यूपाइड एनी स्पेस इन AJL बिल्डिंग टिल डेट. Upon being asked to furnish the rent agreement in support of the advance rent paid, they could only provide 1 or 2 letters exchanged between them and AGL which do not contain terms and conditions for lease and license. तो इन लोगों को, सारे किराएदारों को बुलाया ईडी ने पूछताछ के लिए, कहा कि आप ने ये AGL की जो बिल्डिंग्स हैं आपने किराए पर ली हैं, आप किराया दे रहे हैं, आपके यहाँ से पैसा आ रहा है, ज़रा बताइए कि आपने कौन सा मकान किराए पर लिया है, कौन सा फ्लोर किराए पर लिया है। तो फिर ये पता चला कि ये जो लोग थे जो किराया दे रहे थे, उन्होंने सच सच उगल दिया और कहा कि हमने तो कुछ किराए पर लिया ही नहीं है, हम तो ऐसे ही किराए के नाम पर ये पार्टी को, इस कंपनी में फंड दे रहे थे, पैसा दे रहे थे। और फिर बाद में वकीलों के कहने पर इन लोगों ने, जैसे आपको पता ही है कि कुछ रेंट एग्रीमेंट बना लिए होंगे दिखाने के लिए, तो ये कहते हैं ईडी में जब इनकी जांच हुई तो पता चला कि जो एग्रीमेंट इन्होंने दिखाए हैं उनमें बेसिक डिटेल्स भी नहीं है। टोटल एरिया टेकन ऑन रेंट, रेट पर स्क्वायर फीट, फ्लोर एट विच एरिया इज टेकन ऑन रेंट, लीज
का पीरियड क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज पीरियड, कुछ नहीं लिखा. And none of them have ever visited the AJL house building in Mumbai and even did not follow up with AJL for either to receive their money back or to occupy the space. तो देखिए कितनी दिलचस्प बात है और आज पूरे देश को यह सुनना चाहिए. ये जो किराएदार हैं, जो AJL कहता है कि हमारे किराएदार हैं और उन्होंने 39 करोड़ रुपए का किराया दिया है एक साल में, किराएदारों से जब पूछा गया तो वो ये कह रहे हैं कि हमने तो वो जहां जो एरिया बताया है, जो बिल्डिंग बताई है, हम तो उस बिल्डिंग में आज तक गए भी नहीं. उन्होंने उस बिल्डिंग में आज तक जाकर भी नहीं देखा कि ये कौन सी बिल्डिंग है, ना उन्होंने कोई उस बिल्डिंग में कोई भी जगह किराए पर ली है और एडवांस रेंट के तौर पर इस कंपनी को पैसा भेज दिया. अब जब आपने पैसा भेज दिया, किराए पर कोई बिल्डिंग ली नहीं, तो आपको अपना पैसा वापस लेना चाहिए था. वापस लेने के लिए भी नहीं आए. अब देखिए, फिर वो कहते हैं AJL also claimed to have received revenue of 29.45 crores from advertisement published in its newspapers. अखबारों में विज्ञापन छापने के बदले में लगभग 29.5 करोड़ रुपए कमाए. और फिर इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि इसमें से लगभग 15.5 करोड़ तो ऐसे थे जो कांग्रेस के ही अलग अलग कांग्रेस से संबंधित संस्थाओं ने दिए थे और लगभग 13.5 करोड़ ऐसे हैं जो दूसरी जगहों से आए हैं. अब जो दूसरी जगहों से विज्ञापन आए हैं, जब उनसे पूछताछ की गई तो फिर वो देखिए क्या कहते हैं. उन्होंने कहा दे हैड पेड द अमाउंट ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कांग्रेस लीडर्स एंड सम ऑफ देम इवन डिपोज्ड दैट द मनी वाज पेड टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम द कांग्रेस लीडर्स इन द कोर्स ऑफ देयर रेगुलर बिजनेस. ये बहुत गंभीर बात आज मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं और ये बात 2017, 2018, 2020, 2021 तक क्या चल रहा था. एक मीडिया के नाम पर कंपनी चल रही है, एक अखबार चलाया जा रहा है, उस अखबार में लोगों से जबरदस्ती विज्ञापन लिए जा रहे हैं और जब उन लोगों से पूछताछ की गई जिन्होंने विज्ञापन दिए हैं, 13.5 करोड़ रुपए के विज्ञापन, तो वो ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए था, हमें तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बुलाया और हमने ये पैसा प्रोटेक्शन के लिए दिया है और हमें अपने जो बिजनेस है, हमारा जो व्यापार है, उससे प्रोटेक्शन लेना था. उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने विज्ञापन के रूप में इस कंपनी के अंदर ये पैसा ट्रांसफर किया है और ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं. ये कितनी बड़ी बात है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है. मीडिया को तो इस मुद्दे को और ज्यादा बड़ी तरीके से उठाना चाहिए क्योंकि इसमें मीडिया का इस्तेमाल किया गया है, इसमें पत्रकारों का इस्तेमाल किया गया है, इसमें नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार का इस्तेमाल किया गया है और सबको बदनाम किया गया है. आज आप सोचिए उस नेशनल हेराल्ड में कितने सारे पत्रकार काम करते होंगे. उस नेशनल हेराल्ड के जितने संपादक हैं उनसे पूछताछ होनी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए, उसके पूरे स्टाफ से, कि सारा पैसा, उनकी तनख्वाहें कहां से आ रही थी और सारा ये जो पैसा है ये रिश्वत का पैसा है, प्रोटेक्शन मनी का पैसा है, नकली किराए का पैसा है और असल में ये प्रोटेक्शन मनी है और ये सब कुछ एक अखबार चलाने के नाम पर हो रहा था. इसलिए ये जो धाराएं लगी हैं वो तो लगी ही हैं, लेकिन एक और धारा इनके ऊपर लगनी चाहिए और वो ये है कि इस पार्टी ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा, मीडिया को कितना बदनाम किया है. इसलिए मीडिया को तो खास तौर पर इस पार्टी से अपनी नाराजगी जतानी चाहिए कि अखबार खोलने के नाम पर पत्रकारों से कितना बड़ा धोखा ये कर रहे थे. इस देश की जो जनता है, जो ये सोचकर इस अखबार को पढ़ती थी कि ये जवाहरलाल नेहरू ने इस अखबार की स्थापना की थी, उन पाठकों के साथ कितना बड़ा धोखा है. अब आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है और इसमें सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी आरोपी क्यों बनाए गए हैं. जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल हेराल्ड देश का एक बहुत पुराना अखबार है जिसे आजादी से पहले वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था. इस अखबार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL नाम की एक कंपनी चलाया करती थी. तो आप याद रखिए, नेशनल हेराल्ड का अखबार, इसे AJL नाम की कंपनी चलाती है और शुरुआत से ही इस अखबार और कंपनी पर नेहरू और गांधी परिवार का कब्जा रहा है. वर्ष 2008 में बढ़ते घाटे की वजह से नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद कर दिया गया. तो देखिए बाद में क्या हुआ.
नेशनल हेराल्ड अखबार जो है वो कांग्रेस का एक प्रचार तंत्र बन गया। उसमें सिर्फ कांग्रेस का प्रचार किया जाता था। अब ऐसे अखबार को कौन पढ़ेगा? जाहिर है लोगों ने इस अखबार को पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कांग्रेस की खबरें होती थी। ये कांग्रेस के लिए प्रचार किया करता था। तो इस अखबार को बढ़ते घाटे की वजह से बंद कर दिया गया। लेकिन जब इस अखबार को बंद किया गया, उस समय तक एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां थीं। और आज भी दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे और भी देश के कई बड़े बड़े शहरों में इस कंपनी की बिल्डिंग्स हैं। और ये सारी बिल्डिंग्स प्राइम लोकेशन पर हैं, जिनकी कीमत हजारों करोड़ में है। और ऐसा कहा जाता है कि इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए कांग्रेस की पिछली सरकारों ने बेहद कम दाम पर जमीनें दी थी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं थ्रो अवे प्राइसेस पर। क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, तो उन्होंने हर शहर में जो प्राइम लोकेशन थी वहां पर मिट्टी के भाव जमीन इस कंपनी को दे दी। और जब अखबार को बंद किया गया तो उस समय एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था, क्योंकि इसे चलाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी पैसा दिया करती थी। यह कर्ज एजेएल को पार्टी फंड से दिया गया था। 2008 में जब नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद किया गया तो उसके 2 साल बाद 2010 में एक दूसरी कंपनी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया यंग इंडियन लिमिटेड। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% की हिस्सेदारी है। यानी यंग इंडियन की 76% हिस्सेदारी इन दोनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। 76% की हिस्सेदारी इनकी है, गांधी परिवार की, जबकि 24% की हिस्सेदारी कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के पास थी। एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए बकाया था। कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियन को इस लोन की रिकवरी की जिम्मेदारी दी। तो ये जो नई कंपनी आई, इसने कहा कि हम ये लोन जो दिया है कांग्रेस पार्टी ने, हम इसको रिकवर करेंगे। और उसके बाद इसे 50 लाख रुपए में बेच दिया। इसके बदले में एजेएल की 99% शेयर जो है वो यंग इंडियन को मिल गए। यानी एजेएल को यंग इंडियन नाम की कंपनी को बेच दिया गया और 99% शेयर एजेएल के यंग इंडियन ने खरीद लिए 50 लाख रुपए में। और इस तरह से सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडियन लिमिटेड एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिक बन गई। दिलचस्प बात यह है कि एजेएल के पास करोड़ों की संपत्ति थी और एजेएल चाहती तो इस संपत्ति को बेचकर कांग्रेस पार्टी का यह लोन बड़ी आसानी से चुका सकती थी। सोचिए, जिसके पास 2000 करोड़ की संपत्ति है, वो 90 करोड़ रुपए नहीं चुका सकते। वो अगर अपनी संपत्ति, एक संपत्ति भी बेच देते, एक बिल्डिंग भी बेच देते, तो 90 करोड़ रुपए आ जाते और वो कांग्रेस का जितना कर्जा था वो सारा चुका सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। इसके बाद अगले साल 2015 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने दिल्ली की एक अदालत से इस केस में जमानत ले ली। यानी इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही आरोपी हैं और दोनों ही इस समय जमानत पर हैं। ईडी की एफआईआर से एक और नया खुलासा हुआ। इससे पता चलता है कि एजेएल को खरीदने के लिए राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने 50 लाख रुपए भी खुद नहीं दिए थे और इसके लिए यंग इंडियन ने कोलकाता की एक और कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और इस 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए यंग इंडियन ने कांग्रेस पार्टी को देकर एजेएल को खरीद लिया। और ईडी का दावा है कि ये जो डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये भी एक शेल कंपनी है, नकली कंपनी है। और शेल कंपनी का मतलब ऐसी कंपनियों से होता है जो फर्जी होती हैं, जो असल में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही बनाई जाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में ईडी ने वर्ष 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कई घंटों तक अलग अलग पूछताछ की थी, क्योंकि यही दोनों सबसे बड़े आरोपी हैं। उस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने इस पूछताछ के विरोध में सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए थे। और ईडी ने ये जो नई एफआईआर दर्ज की है, इसके बाद से अब फिर से राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई और ये सारे आरोप गांधी परिवार को परेशान करने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए सब किया जा रहा है। और बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद का आरोप है कि यह मामला एक प्रकार की डकैती है। कंप्लेंट एक सिर्फ प्राइवेट थी, सरकारी कोई कंप्लेंट थी नहीं कभी नेशनल हेराल्ड में। जब कोई सरकारी कंप्लेंट नहीं है तो ईडी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ईडी के एक्ट में लिखा है
कि कंप्लेंट उस ऑफिसर द्वारा जो एम्पावर्ड है वही कर सकता है। अब ये बड़ा लैकूना है जिससे एक पूरी इमारत जो बनाई है वो गिर सकती थी। वो निर्णय अभी तक रिजर्व्ड है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि उस गैप को, उस बेवकूफी को, उस कोई प्रेडिकेट ऑफेंस और कोई एफआईआर न होने को ठीक करने के लिए ये अभी नवंबर दिसंबर में नई एफआईआर दर्ज की गई। ये लोग गए थे कॉशिंग के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं माना, आप ट्रायल फेस करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ट्रायल फेस करिए। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 66 के अनुसार जब वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो फिर वो पुलिस सिस्टम से आग्रह करते हैं आप एफआईआर दायर करिए, जो एफआईआर दायर हुई है दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के द्वारा। तो अब फेस करें। और एक बात देश को जानना जरूरी है, जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर फाइल किया है उसमें सोनिया जी और राहुल गांधी के खिलाफ 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 420 का भी आरोप लगाया गया है, क्योंकि ये पुराना केस है, इसलिए पुराने पेनल कोड से चलेगा। तो ये सच्चाई है। तो मुझे लगा कांग्रेस पार्टी जो बेबुनियाद झूठे आरोप लगा रही है उसको हम उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और उनसे आग्रह करूंगा कि भाषण देने के बजाय जो लूट किया है उसका हिसाब दें। तो अब देखिए, कांग्रेस पार्टी एक अखबार चलाती है, मीडिया के नाम पर ये कहती है लोगों से कि हम आपको निष्पक्ष खबरें दिखाएंगे, और फिर रिश्वत लेने के रूप में, विज्ञापनों के रूप में, प्रोटेक्शन मनी के रूप में इस अखबार के जरिए पैसा कमाती है और हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लेती है। ये है वो नेशनल हेराल्ड अखबार। बड़ा पुराना अखबार है और आज अखबारों की भी इस केस की वजह से बदनामी जरूर हो रही होगी। कांग्रेस पार्टी पर कॉरपोरेट जगत के लोगों से दबाव बनाकर पैसा लेने के आरोप पहले भी लग चुके हैं। वर्ष 2022 में आपको याद होगा, येस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर ने ईडी को यह बताया था कि उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा से एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया था और राजीव गांधी की इस पेंटिंग को मशहूर पेंटर MF हुसैन ने बनाया था। और राणा कपूर का कहना था कि वो ये पेंटिंग नहीं खरीदना चाहते थे, लेकिन उन पर दबाव बनाया गया कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की तरफ से कि गांधी परिवार से बेहतर रिश्ते बनाने के लिए उन्हें ये पेंटिंग खरीद लेनी चाहिए। अगर उन्होंने मुंह मांगे दाम पर ये पेंटिंग खरीद ली गांधी परिवार से तो उनके संबंध गांधी परिवार से अच्छे हो जाएंगे और ऐसा करने पर उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे, प्रोटेक्शन उनकी की जाएगी। और बाद में राणा कपूर ने इस लालच में ये पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीद भी ली थी। राणा कपूर को यस बैंक के घोटाले में ईडी ने वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने गांधी परिवार को खुश करने के लिए पेंटिंग भी खरीद ली, लेकिन उसके बाद भी वो जेल जाने से बच नहीं पाए क्योंकि तब सरकार तब तक बदल चुकी थी। और उस समय जो हो रहा था, कभी पेंटिंग के नाम पर वसूली हो रही थी, कभी विज्ञापन के नाम पर वसूली हो रही थी, कभी अखबारों के नाम पर वसूली हो रही थी, कभी मीडिया के नाम पर वसूली हो रही है, कभी नकली किराएदार को रखकर दूसरे लोगों से पैसा किराए के रूप में लिया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए क्या क्या होता था। बड़ा दिलचस्प होगा ये जानना कि हमारे देश का जो बाकी का मीडिया है, बाकी के जो अखबार हैं, आज वो इस खबर की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। राजनीतिक भ्रष्टाचार के बाद अब बात करते